हेलो स्टूडेंट्स। आपने मेरे पहले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकालते हैं, उनके इंपॉर्टेंस वगैरह हमने आपको बताए थे। इस वीडियो में बाकी बचा हुआ इस चैप्टर का पार्ट लगभग मैं पूरा करने जा रहा हूँ। अब हम इसके बाद का जो टॉपिक देखेंगे वहाँ वो है यहाँ से फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट से अपन इसको देखेंगे। क्लियर? यहाँ से हम इस चैप्टर को बाकी पूरा करने जा रहे हैं। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे ये है आपका फ्री फॉल से मीनिंग क्या है? फ्री फॉल से मीनिंग यह है कि अगर हम कोई स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट या पेपर का पीस अपन हाई एल्टीट्यूड से ऊपर से, यानी कि हाइट से अगर हम इसको थ्रोन करते हैं, गिराते हैं, थ्रोन करते हैं, तो वह नीचे आने लगता है। जैसा कि न्यूटन का भी यही कहना था कि अगर एप्पल है तो वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन यह है कि हमारी जो अर्थ है या जो कोई प्लैनेट्स होता है वो इन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा होता है। जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से जाता है और नीचे आने लगता है तो क्या हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। और मूव कर रहा होता है तो अपन को मालूम होता है मूव करने पर मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप बोलेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है तो यह वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी। तो मैं कह रहा हूँ कि यह वेलोसिटी नहीं है, ये एसिलरेशन है। एसिलरेशन। अब आप कहेंगे कि सर एसिलरेशन क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो जब वो सीधा नीचे आ रहा है तो इसके डायरेक्शन में तो चेंज हो नहीं रहा है, किंतु डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, किंतु इसके फोर्स के कारण इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण और अर्थ तक आने के कारण इसमें एसिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों, जो हमने इससे पहले फार्मूला देखा था अपन ने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अपन ने यह देखा था कि ए फिजिकल्स टू जी, और एम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और कैपिटल एम जो है दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ डी स्क्वायर हमने डिस्टेंस देखी थी। तो यहाँ पर और हम फिर हमने देखा था न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स रहता है वो एक्सेलरेशन इनटू मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन है क्योंकि अर्थ के कारण हो रहा है तो उसको अपन ग्रेविटेशनल मानेंगे, ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो उसको जी एम बोलेंगे, क्योंकि यह अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान ले लेता हूँ, इस इक्वेशन फर्स्ट, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। इस इक्वेशन सेकंड में मैं इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये एफ की जगह पर ये रख दूंगा, तो जी एम इजिकल्स टू हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल जी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और ये जो मास है ना इसको मैं अर्थ का मास मान लेता हूँ। बच्चों, क्योंकि अर्थ क्या होती है, अगर अर्थ के बारे में हम बात करें, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डायग्राम अर्थ के हिसाब से बना के आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अर्थ जो रहते हैं वो हर जगह पर वैसे स्पेरिकल तो नहीं होती है, हर जगह पर एक जैसी नहीं होती है, किंतु हाँ स्पेयर तो होती है, पर पूरी की पूरी एक्यूरेट स्पेरिकल नहीं होती है। पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ में अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ उसके सेंटर से, जैसे मैंने पहले इस चैप्टर चालू करते समय बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि सेंटर से लगता है। तो सेंटर से अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सेंटर सी से इस ऑब्जेक्ट को ए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस बच्चों कहलाएगी ना, वो डी की जगह पर आर कहलाएगी, आर यानी रेडियस। अब आप कहेंगे कि सर रेडियस तो सरकमफेरेंस तक होती है, मीन्स अगर आप रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं तो रेडियस तो इतनी होनी चाहिए अर्थ की, सी से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक क्यों? नहीं बच्चों, क्या होता है कि अर्थ का जहां जहां तक एटमॉस्फेयर रहता है तो वो एटमॉस्फेयर सब अर्थ के ही पार्ट होते हैं, इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हम मानेंगे कि वह भी अर्थ के तक ही है, तो ये उसकी ऑब्जेक्ट से लेकर अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू रख रहे हैं,
तो यहाँ पर d की जगह पर अपन r रख देंगे, r स्क्वायर। अब g इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, g इजिकल्स टू कैपिटल G और ये स्मॉल g, और ये m स्मॉल g यानी ऑब्जेक्ट के लिए, और ये जो है आपका स्मॉल m ये भी ऑब्जेक्ट के लिए, सेम ऑब्जेक्ट के लिए है। यानी कि अगर आपने कोई स्टोन लिया है तो स्टोन का यहाँ पर भी स्टोन के लिए मास था और ये अर्थ के लिए मास था, और यहाँ पर अपने जो जी लिया वो भी स्टोन का, तो मास इनका एक जैसा मास है, एक ही चीज है, तो कट जाएगा। तो क्या बचा अपने पास, जी। ये जी किसका है, अर्थ का है। और ये कैपिटल जी क्या होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू अपन को पता है। ये एम मास है अर्थ का और ये आर रेडियस है अर्थ की। अब हम क्या करेंगे, इस जी की वैल्यू बच्चों निकालेंगे। जी की वैल्यू कितनी होगी, इसको अपन यूं देखते हैं, ठीक है ना। इस जी की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा कि जी इजिकल्स टू, अब बच्चों अपन को मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 6.673। पर मैं यहाँ पर 73 के बजाय 673 की बजाय केवल 6.7 कर देता हूँ, इंटू 10 दी पावर -11 होती है, और इंटू क्या होता है, 11 इंटू 10, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मैं यहाँ पर है ना मीटर को न लेकर न्यूटन मीटर पर सेकंड किलोग्राम को नहीं लिखते हुए मैं तो केवल इतना लिख देता हूँ। अच्छा, इसका फिर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ प्लेस चला जाएगा, ये पिक के कारण दिखाई नहीं देगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ तक लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट थोड़ा देख लो, ठीक है ना। हाँ, इसको मैं ना यहाँ नीचे, यहाँ से इसको चालू करूंगा, थोड़ा ऊपर से लिखने के बजाय फिर से यहाँ से करने जा रहा हूँ। क्लियर। तो इसको मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ, पहले मैं इसको विंडो को, हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ ताकि फार्मूले को पूरा लिख सकूँ। ये जी इजिकल्स टू, अब ये क्या हो जाए, कैपिटल जी की वैल्यू है इंटू 10 दी पावर -11, और अर्थ का मास क्या है, अर्थ का मास जो है वो कितना होता है बच्चों, अर्थ का मास होता है 6.0 इंटू 10 दी पावर 24 किलोग्राम, और नीचे अपन इसका रेडियस डाल रहे हैं। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, वो होती है 6.4 इंटू 10 दी पावर 6 मीटर होती है। जब इसको आप बेटा कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 9.8। ये 9.8 अप्रोक्सीमेटली है, इसको 10 भी मान सकते हैं। तो इस वैल्यू को अपन कहते हैं ग्रेवी ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, या अपन इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जो रहेगी अर्थ की, इसकी वैल्यू है। अब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स वैल्यू है, इसको अपन स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ही अपन बताएंगे। इट इज जी, यहाँ लिख देता हूँ, जी इज अ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन किसके कारण है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण है। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम जी की वैल्यू को निकाल लेते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को बताते हैं। अब एग्जाम में हमें लिखने के लिए आ जाएगा कि एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। तो अपन इसको, या स्टेट द ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ, तो हम इसको आराम से लिख लेंगे। हम बताएंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड या फ्रॉम द हाइट, अर्थ attract a force, due to the attraction of force of the earth, acceleration is produced. This acceleration is known as acceleration due to gravity. तो और it is represented by g। इस तरीके से करके हम इसको लिखेंगे और फिर इस डेरिवेशन को हम कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, या इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। बच्चों क्या है कि ये जो बात बोली जा रही है, इस वर्ड को अपन अच्छी तरह समझेंगे। क्या कह रहा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करेंगे अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण
नीचे गिराए जा रहे हों, अर्थ की ओर अपन गिराए तो क्या होगा। देखिए क्या होता है कि मैं आपको यूं बताना चाहूंगा कि अगर हम दो स्टोन ले रहे हैं और या स्टोन ले रहे हैं और एक पेपर शीट ले रहे हैं, जैसे आपकी एक्टिविटी जो है 9.3 दी गई है न्यू बुक में, और ओल्ड बुक में यह दी गई है 10.3। क्या कहा जा रहा है कि अगर सपोज कोई एक स्टोन है और एक पेपर है, एक पेपर का पीस है, ये पेपर का पीस मान लेते हैं, पेपर पीस, और ये स्टोन है, स्टोन, अगर इन दोनों को हम एक हाइट पर जाकर अगर नीचे गिराए, थ्रोन करें, तो बताइए नीचे कौन सा पहले पहुंचेगा। नेचुरली आप बोलेंगे सर नीचे पहले पत्थर पहुंचेगा, स्टोन रीच ऑन द ग्राउंड फर्स्ट देन द पेपर, तो पहले पेपर के कंपैरिजन में ये जल्दी पहुंचेगा। किंतु यह बात न्यूटन मानने के लिए तैयार नहीं है और गैलीलियो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने क्या करा था, जो लीन लीन मतलब झुकी हुई लीन पीसा की जो जो है टावर है, पीसा के मीनार जिसको कहते हैं, वो इस तरीके की मीनार जो है वो ऐसी झुकी हुई है। इस झुकी हुई तरीके से आप अगर वहां पर फर्स्ट टाइम जाए और आपको पता नहीं होता, तो आप अगर इसको देखते ना तो आप वहां से भाग जाते और ये कहीं गिर नहीं जाए, पर ये गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मीनार को ना यहाँ से ऊपर से लेके कुछ यूं देखिए, इसको बनाने वाले ने बहुत बड़े तरीके से बनाई थी, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा था तो ये खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने क्या करा, उसको इस तरीके से लगाया कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल एक जगह पर हो, सीधा जाए यूं। तो इस तरीके से वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सीधी सीधी खड़ी हुई है। तो गैलीलियो ने क्या करा, गैलीलियो ने इसके ऊपर से कुछ ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिराया, तो चाहे पेपर का पीस हो, कुछ सॉलिड थे, कुछ होलो टाइप के ऑब्जेक्ट थे, नीचे गिराया, तो नीचे जो जब वो इन ऑब्जेक्ट्स को गिराते गया, ये ऑब्जेक्ट है सपोज छोटा सा था, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ये वाला ले लिया, ऐसे ही कुछ पेपर पीस ले लिया, एक पेपर का पीस लेके नीचे गिराया, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक समय पर एक ही टाइम पर नीचे पहुंचे। तो गैलीलियो ने इस कंक्लूजन पे निकला कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते हैं अर्थ सरफेस पे, तो इसका यह मैटर नहीं है कि उसकी साइज कैसी है, तो साइज नो मैटर, साइज भी नहीं। और अगर वो जो है होलो है या होलो है या सॉलिड है या या उसका कौन सा मैटर का बना हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं। वह अर्थ के ग्राउंड पर बिल्कुल सेम रेट से आके, सेम सेम स्पीड से आके और सेम टाइम पर नीचे पहुंचेगा। किंतु न्यूटन ने इसका फिर रीजन बताया। न्यूटन ने कहा कि भाई अर्थ जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है वो बिल्कुल सबके लिए बराबर लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 के आसपास लगाती है। तो 9.8 के आसपास लगाती है, इसलिए 9.8 लगाती है, इसलिए सारे ऑब्जेक्ट, यह मैटर नहीं होता है कि उनकी साइज बड़ी है छोटी है, वो नीचे सेम टाइम पे आके गिरेगी। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूटन का ये कहना है और ये गैलीलियो ने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो फिर हम जो पेपर फेंक रहे हैं और स्टोन को एक साथ फेंक रहे हैं, तो पेपर बाद में पहुंच रहा है और स्टोन पहले आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि एयर रहती है, एयर चारों तरफ रहती है। ये जो एयर है यहाँ पर, ये एयर क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रही होती है। एयर क्या करती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, दोनों के ऊपर फ्रिक्शन लगाती है। इसको मैं ही लिखता हूँ, फ्रिक्शन, ठीक है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स, आप फ्रिक्शन फोर्स लगता है, प्रीवियस चैप्टर में अपन पढ़ के आए, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लग रहा होता है, इस फ्रिक्शन के कारण जो है वो स्टोन पेपर में, क्योंकि पेपर का एरिया बच्चों ज्यादा है और ज्यादा एरिया और पतला होने के कारण इसके ऊपर फ्रिक्शन, इसके कंपैरिजन में, यानी कि स्टोन के कंपैरिजन में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो किसकी, इसकी ज्यादा है, पेपर की फ्रिक्शन वैल्यू ज्यादा है, ये पेपर के लिए मैं कह रहा हूँ, और ये स्टोन की। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्योंकि पेपर पे ज्यादा लग रही है, तो पेपर धीरे धीरे नीचे आ पाता है कंपेयर टू स्टोन के। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को क्या करें, एक कांच के जार में अपन कर रहे हैं, ठीक है ना, एक अपन गिलास जार ले रहे हैं
और उस गिलास जार, ये सपोज गिलास जार ले रहे हैं अपन, ये गिलास जार अपन में बना रहा हूं इसको। तो सपोज अपन एक ये गिलास जार ले रहा हूं मैं, एक यहाँ पर, ठीक है ना, एक लंबा गिलास जार अपन ले रहे हैं। मैं तो यहाँ छोटा आपको डायग्राम बनाने के लिए बता रहा हूँ, बस ये सिंपली दिख रहा होगा क्योंकि गिलास जार को मैंने इसलिए ऐसा बना दिया है ताकि थोड़ा गिलास की तरह दिखे। ये जार, गिलास जार। अब इसमें क्या करा अपन ने, इस गिलास जार में अपन ने गिलास जार में वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिया, या यूं कहें कि एयर को आउट कर दिया, एयर को निकाल दिया, आउट कर दिया। और इसमें हम यहाँ से स्टोन को फेंक रहे हैं और एक पेपर के पीस को फेंक रहे हैं और एक सपोज कोई और, जैसे अपन मैच स्टिक की एक स्टिक को फेंक रहे हैं। बिल्कुल सेम टाइम टाइम पर इस गिलास जार में, ये गिलास जार है, गिलास जार जिसमें अपन ने, सॉरी, तो इसकी स्पेलिंग को ठीक करूं मैं, गिलास का जार है ये। और इस गिलास जार में अपन ने क्या करा, इस गिलास जार में अपन ने, है ना, क्या, गिलास जार में ये गिलास का बना हुआ है और ये जार है, गिलास जार। इसमें अपन ने एयर को आउट कर दिया तो वैक्यूम बन गया। अब एयर तो फ्रिक्शन लगाएगी नहीं, और एक साथ इन तीनों पीसों को फेंकेंगे ना, तो ये बिल्कुल बिना एक दूसरे का टाइम को बर्बाद किए हुए बिल्कुल एक ही समय में एक ही तरीके से नीचे आके गिरेंगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल इक्वल लग रहा है। इसलिए अगर ऊपर से पेपर को फेंका जाए, स्टोन को फेंका जाए, या कोई भी चीज को फेंका जाए, तो यह नहीं है मैटर कि वो होलो है, सॉलिड है, उसका एरिया क्या है, वो सेम स्पीड से सेम टाइम पर नीचे आके टच करती हैं। अगर एयर को हटा दिया जाए, यानी अगर आउटर स्पेस में इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए, तो बिल्कुल एक्यूरेट अपन को दिखाई देगा। तो यह था आपका जो एक्टिविटी दी गई है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है एसी में, वो है आपका, मैं ये कह रहा था कि इसमें है ना, आपको तीन जो अपनी इक्वेशंस हैं मोशन की, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उनके ऊपर भी लागू होता है। जो मोशन की पहली इक्वेशन क्या है, ये क्या है कि v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट है ना इक्वेशन है मोशन की। दूसरी ए इजिकल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। और ये थर्ड जो है वो क्या है, वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन में यहाँ पर जो ए है एसिलरेशन है, ये तीनों कैसी हैं, ये तीनों एप्लीकेबल हैं जी के लिए, अर्थ के ऊपर जो लगती है जी, उसके लिए भी। यानी कि इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v इजिकल्स टू यू प्लस ए की जगह पर अपन जी टी लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। ए इजिकल्स टू इसको लिखेंगे यू टी और प्लस हाफ अपॉन 2, और ए की जगह पर यहाँ पर भी जी लग जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मिलेगा। तीनों ये जो है एप्लीकेबल हैं। यू स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर ए है तो जी एस हो जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशन के लिए भी, मोशन की इक्वेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास, मास और वेट। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास किसे कहते हैं। तो बच्चों एक वर्ड में इसको याद रखिएगा आप, मास को। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ, देखो जैसे मैं ना, मेरे पास सपोज ये एसी जो है तीन, मेरे पास यूं मान लो कि मेरे पास एसी तीन या चार, जो भी मान लो, ये चार मान लेते, तीन ये हैं और दो ये हैं, ठीक है ना, ये पांच है। ऐसी पांच कोई स्टिक है, ठीक, ये पांच इसकी फाइव है, फाइव स्टिक है। इन फाइव स्टिक को मैं कहां पर ले जा रहा हूं, इस फाइव स्टिक को सपोज में लेके जा रहा हूं हिमालय पर। तो ये कितनी होगी हिमालय पर, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी भाई, फाइव ही होंगी ना। अगर इन पांचों को मैं मून पे ले जाऊं, स्पेस में ले जाऊं, तो नंबर ऑफ इनके अमाउंट कितना होगा, ये कितनी होंगी, पांच ही होंगी। मतलब इनमें चेंज नहीं हो रहा है। किंतु अगर मैं मान लेता हूं कि इन पांच जो स्टिक है, इसका जो वेट है मेरे पास वो 60 ग्राम है, 60 ग्राम। अगर इसको लेके जाऊं और मैं इसको लेके मून पे चला जाऊं, तो कितना बचेगा, आप जानते हो बच्चों के मून पे का जो अभी अपन निकालेंगे इसके बाद मून वाला ही है। तो मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के कंपेरिजन में 1/6 है। तो अगर इनको मैं ऊपर, पांचों को ऊपर ले जाऊं, तो इसका नंबर तो इतना ही रहेगा, किंतु वेट कितना हो जाएगा, वेट इसका
60 ग्राम था, इसको काट देंगे तो 10 ग्राम बचेगा। कहने का मतलब है कि मास यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो कभी चेंज नहीं होगा। अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस इज नोन एज क्या कहलाएगा ये? इज नोन एज मास। इसको हम मास कहेंगे। फिर से बात बोला हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मास। और वेट क्या है? वेट जो रहता है, अब देखो वेट किसके इक्वल होता है, पहले मैं ये बता दूं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो बच्चों, वेट जो रहता है ना, उसमें ये जी लग गया और इनटू एम। पहले इसको एफ को तो हटा रहा हूं मैं, बाद में एफ कर रहा हूं। क्या होता है कि पहले फोर्स को अपन देख रहे हैं, तो फोर्स क्या होता है पहले ये देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू एम होता है, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ में अपन पढ़ के आए। और ए की जगह पर मैंने इसको जी में कन्वर्ट कर दिया। तो जो मास होता है ना बच्चों, अगर उस मास के ऊपर क्या लग जाए, मास के ये मास है और मास में जी लग जाए, तो जी का प्रोडक्शन हो जाए, तो वेट कहलाता है। और जी की वैल्यू हर जगह पर एक जैसी नहीं होती है, इसलिए ये चेंज होता रहता है। ठीक है ना? ये दोनों में यह डिफरेंस है। तो व्हाट इज द वेट? वेट इज द मास इंक्लूडिंग द या प्रोडक्ट। वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ या वेट इज अ फोर्स। ठीक है? वेट इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द मास बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के द्वारा जो मास के ऊपर फोर्स लगता है उसको अपन वेट कहते हैं। वेट को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, थोड़ा इसके डिफरेंस देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना? इन दोनों में डिफरेंस क्या, जैसे मास में और वेट में क्या डिफरेंस है, मास में और वेट में। तो जैसा कि मैंने बताया, मास रहता है, अमाउंट रहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जबकि वेट क्या होता है? वेट फोर्स है, तो वेट इट इज फोर्स। ठीक है ना? फोर्स विच इज विच इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एंड जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसकी जो यूनिट है, यूनिट किसकी? मास की, ये किलोग्राम है। और इसकी यूनिट, क्योंकि ये फोर्स है तो इसके लिए इसकी यूनिट न्यूटन होगी। न्यूटन, इसकी न्यूटन। थर्ड, इसको हम फिजिकल बैलेंस से मेजरमेंट कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो और इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजरमेंट करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस से। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, स्प्रिंग नीचे की ओर खींचेगा, जी लगेगा उसके ऊपर। और ये जो रहती है मास रहता है, स्केलर क्वांटिटी रहती है, स्केलर क्वांटिटी। और ये कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें एसिलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो एसिलरेशन आने इसमें डायरेक्शन होता है, तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और सबसे बड़ी बात जो है, फिफ्थ पॉइंट है, मास हमेशा हर जगह पर फिक्स रहता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिक्स रहता है, आप पूरा लिखिएगा, फिक्स रहता है। जबकि वेट जो है ना, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस, ये चेंज होता रहता है, चेंज। और ये फिक्स रहता है। तो ये इनमें डिफरेंस है, मास में और वेट में। क्लियर? मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये हमने मास का और वेट के बारे में आपको बताया। अब क्या है कि एक क्वेश्चन ये उठता है कि आपकी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पहले आपके सामने ले आ रहा हूँ, फिर उसको अपन, इसका आंसर को अपन देखते हैं। ठीक है ना? तो अब आप इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मून 1/6 दैट इट वेट्स ऑन द अर्थ। अर्थ के वेट के कंपैरिजन में जो अर्थ के मून पर जो वेट होता है 1/6 क्यों होता है? तो देखो बच्चों, अगर जो मैंने आपको फिर से इस इक्वेशन को आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ए फिजिकल्स टू क्या था, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, उसके लिए है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स वाला।
अब हम इसको, ये एम ऑब्जेक्ट के लिए है और ये कैपिटल एम मून के लिए, ये जनरली फार्मूला था किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ना, और ये डी स्क्वायर था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ के लिए इसका अपन ने निकाला था, तो पहले मैं मून के लिए इसका निकाला। मून के लिए फोर्स जो है, ये मून का फोर्स मान लेते हैं, और ये जी सबके लिए कैपिटल है। मास जो है वो मून का मान लेते हैं अपन, मून का मास। और यहाँ पर जो हम यूज करेंगे आर स्क्वायर, तो आर, ये आर स्क्वायर जो है ये मून के लिए आर स्क्वायर मान लेते हैं, मून। अब मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स रहता है वो किसके इक्वल होता है, जी इंटू एम के, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर इसका रख देता हूँ, ये जी रख देता हूँ, जी मून के लिए, ठीक है ना, मून के लिए। और यहाँ पर क्योंकि ये एम था, ये एम से कैंसिल, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी एम भी डाल देता हूँ, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए एम है। तो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये जी और ये एम, और ये मून के लिए, ये मून का मास, और रेडियस जो है आर स्क्वायर, ये मून के लिए है, मून के लिए। अब यहाँ पर क्या है, जी एम, एफ की जगह पर मैंने ये एम भी रख देता हूँ। तो ये एम और एम ये वाली तो कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा, जी। एम कर देता हूँ, एम से आप मून समझ जाइएगा, है ना। अब क्या बचा अपने पास, जी। जी क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सबके लिए एक जैसा है। ये कैपिटल एम या मास ऑफ मून, और ये मून की जो है वो रेडियस है। तो बच्चों हमें इसकी मून का जब हम जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून का। तो इस जी की वैल्यू अपन को पता है 6.7 इंटू 10 दी पावर कितनी होती है, 10 दी पावर -11 होती है। और हम मून का अगर मास देखें तो मून का मास होता है 7.4 इंटू 10 दी पावर 22। और मून की हम रेडियस को देखना चाहेंगे, तो मून की रेडियस होती है 1.7 इंटू 10 दी पावर 6 मीटर। तो इसको अपन होल स्क्वायर कर देते हैं। बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको जो अप्रोक्सीमेटली एम की जो वैल्यू आएगी, मून की जो जी आएगी, वो आएगी, इसको डिवाइड कर दोगे आप तो 1.6 समथिंग आएगी। अपन 1.6 रख रहे हैं, ठीक है ना। अब जी हमने निकाल, इसका इनका रेशो निकालें तो क्या हो जाएगा कि ये जी एम मून के लिए, और इसको हम ले रहे हैं जी की वैल्यू अर्थ के लिए। तो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1.6 किसका, मून का जो निकाले, इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों यही आंसर आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपन एक ही पॉइंट तक ले रहे हैं। और अर्थ की अपन ने निकाली थी कितनी, 9.8। अब क्योंकि ये मैंने बताया जी जो रहती है हर जगह पर फिक्स नहीं रहती है, इसको 10 भी ले सकते हैं, वैसे मून के साथ भी यही होता है। इन दोनों को काटेंगे अपन तो इसका अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आंसर, 1/6 आएगा, यानी कि 19 6 जा कितना होता है, 19 6 जा 9, सॉरी, हाँ 9 9 16 16 6 जा 96 होता है। तो लगभग क्या हो गया, 1/6 टाइम। तो जो मास है अर्थ का, इतना वन अर्थ पर जिस किसी ऑब्जेक्ट का, तो मून पे वो 1/6 होगा। इस क्वेश्चन के आंसर को जब अपन दे रहे होते हैं तो यूं बताना होता है कि mass of the object on moon is the 1/6 part to the earth, because फिर अपन लिखेंगे सपोज force of the moon is g, and mass of the moon is m, and radius of m r। फिर इसकी वैल्यू रख के अपन बता इसकी निकाल लेंगे। सो कंपेयर बोथ द वैल्यू ऑफ जी अर्थ एंड मून, फिर ऐसा रख के अपन करेंगे। लास्ट में लिखेंगे, वी विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ द या रेशियो ऑफ द जी इन on the moon and earth is 1/6, therefore the mass of the object 1/6 time of the mass of the object compared to the earth। इस तरीके से इसका अपन को आंसर बताना होता है। तो यहाँ तक अपन ने किया। इसके बाद का जो टॉपिक है वो, नेक्स्ट टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर, जो आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। आपने इसको देखा, थैंक यू। आप इसको, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और हमसे पूछे तो हम आपको पूरा इसका बता देंगे। अब मैं इसका अगला जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने जाऊंगा, वो टॉपिक रहेगा अपना थ्रस्ट और
दूसरा रहेगा प्रेशर और तीसरा रहेगा आपका इसका टॉपिक बायोन्सी। बायोन्सी के बारे में भी हम आप जिक्र करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो बच्चों आपसे मैं यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आपको समय समय पर और अच्छे वीडियो देते जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।